अगर किसी की जान लेने से घरेलू, कारोबारी या समाजी मसाइल हल हो जाते तो दुनिया में हर दूसरा शख्स आसानी से कत्ल कर दिया जाता, मगर किसी की जान लेना इतना आसान नहीं। जो शख्स किसी लालच में आकर किसी के खून से हाथ रखता है उसे कानून और मुआशरे के सामने जवाबदेह होना पड़ता है और कत्ल की वारदात साबित होने के बाद उसकी सज़ा भी भुगतना पड़ती है। इसके बावजूद कुछ बेवकूफ़ ये समझते हैं कि किसी की जान लेने के बाद उसके पैदा करदा या उससे जुड़े तमाम मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। याद रहे कि जुर्म की कोई भी वारदात ज़्यादा अरसे तक छुपी नहीं रहती और कत्ल की वारदात तो कोशिश के बावजूद भी कभी नहीं छुपाई जा सकती। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे नहीं होते जैसे हमारे सामने आते हैं और जराइम की दुनिया में पेश आने वाली ज़्यादातर वारदातें भी उस तरह नहीं होती जिस तरह इब्तदाई तौर पर उन्हें रिपोर्ट किया जाता है या पुलिस को इस सिलसिले में जो कमज़ोर शहादतें मिलती हैं। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में भी कत्ल का एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसके बारे में बताया गया था कि ये हवाई फायरिंग का नतीजा है, मगर पुलिस ने जब इस वारदात की तफ्तीश की तो मामला उसके बिल्कुल बरक्स निकला और कातिल इसी घर के अंदर रहने वाला और आने जाने वाला शख्स था जिसमें कत्ल की ये वारदात पेश आई थी। मियां बीवी एक दूसरे की जिंदगी के राजदार भी होते हैं और एक दूसरे के मुहाफिज भी। ये सिलसिला 2-4 दिन या 5-6 बरसों तक महदूद नहीं होता, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए इस बंधन को निभाना पड़ता है। मगर मौजूदा दौर में शायद शादी के बंधन में बनने वाले शादी की अहमियत से नावाकिफ हैं। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन कायम खानी कॉलोनी में 6 अप्रैल को सुबह तकरीबन 5:30 बजे पुलिस को इत्तला मिली कि राशिद अली नामी शख्स ठंडी गोली लगने से हलाक हुआ है, जिस पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया। कैमखानी कॉलोनी में जब जाके मैंने देखा तो घर वालों ने वाकया जो जहाँ पे छत पे हुआ था उस जगह को सेफ किया हुआ था। मैं पहला शख्स वो था कि उस रात वाली मूवमेंट के बाद पहला शख्स मैं वो था जो मैं इंटर हुआ था और मैंने जाके जाए वकूआ देखी। जाए वकूआ से मुझे इतने शवाहिद मिल गए थे कि मैंने शोर कर लिया कि ये ठंडी गोली नहीं है। कत्ल के वक्त घर में चूंकि मकतूल की बीवी ही मौजूद थी, लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले उसे ही शामिल तफ्तीश किया, जिसके बाद इस कत्ल की कड़ियाँ खुलती ही चली गई और पुलिस को बहुत सारे हक़ाइक़ का भी पता चल गया। पुलिस को जाए वकुआ से कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिससे पुलिस को शक हुआ। मकतूल राशिद की अहलिया नौरीन ने बताया कि 5 अप्रैल की रात मेरे शौहर घर पर ही थे। उन्होंने मुकर्रम को फोन करके खाने पर बुलाया और फिर वो छत पर ही बैठ गए थे। नौरीन ने बताया कि वो सोने के लिए नीचे आ गई थी। कुछ देर बाद फायर की आवाज आई और जब उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो राशिद के सर से खून बह रहा था। ये दोनों ऊपर चले गए, मैं नीचे थी। पता नहीं इनके ऊपर क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब फायर की आवाज़ आई ऊपर जाके देखा तो वो खून में हुए हुए थे। जब शोर मचाया तो मुकरम ने मेरा मुंह बंद करा कि चुप हो जाओ, किसी को बोलना नहीं, जो होना था सो कर दिया है, मैं हूँ पीछे संभाल लूँगा सब कुछ, तुम चुप हो जाओ। किसी को बताया तो तुमको तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। वो फिर भाग गया वहाँ से। काफ़ी देर तक मैंने राशिद को हिलाया, समझ में नहीं आया था क्या करूँ। फिर नीचे भागी भी आई, फ़ोन उठाया, सबको किया, पड़ोसियों को बुलाया। पुलिस ने सबसे पहले मकतूल राशिद की अहलिया नौरीन को शामिल तफ्तीश किया, जिसके बाद पुलिस को इंकशाफ हुआ कि मुकर्रम नामी शख्स का इनके घर आना जाना था और मुकर्रम ने ही अपने दोस्त राशिद को गोली मारकर कत्ल किया है। मेरा जो पहले शोर हुआ था कि ये कत्ल है, वो यकीन में और बदल गया कि वाकई ही इसको कत्ल किया गया है। मैंने उसकी बीवी से मालूमात की। मालूमात के दौरान उसकी बीवी ने ये बतला दिया कि जी मेरी दोस्ती मुकर्रम के साथ थी और मुकर्रम के साथ मिलकर हम दोनों ने मंसूबा बनाया और मुकर्रम ने फायर करके उसको कत्ल किया। हम तीनों छत पे बैठे हुए थे और उसी दौरान जो है वो मुकर्रम ने मुझे भी कहा, मेरे शौहर से भी कहा कि आप आंखें बंद करो और मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। मैंने तो आंखें बंद नहीं की थी, मगर मेरे शौहर ने आंखें बंद कर ली थी और जब उसने आंखें बंद कर ली तो उसके सर पर उसने पिस्तौल का फायर कर दिया
और वहाँ से वो भाग गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मकतूल राशिद की अहलिया की निशानदेही पर उसके दोस्त मुकर्रम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया, जो मुलजिम ने निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से शादी में हवाई फायरिंग करने के बहाने से लिया था। दूसरी गली में मुकर्रम का घर था। मुकर्रम को भी हमने जाके अरेस्ट कर लिया। जब मुकर्रम को अरेस्ट किया तो मुकर्रम के घर से ही हमें वो आला कत्ल जो पिस्तौल था 30 बोर वो हमें मिल गया। मौके से भी हमें 30 बोर का एक हॉल मिला था। जो हमारा वो ठंडी गोली वाली बात आ रही थी ना कि ठंडी गोली चली है, वो कंफर्म ये हो गया कि ठंडी गोली ने जब मौके से हमें खौल मिला तो कि अगर ठंडी गोली आती पहाड़ी से आती कहीं से आती खौल वहाँ गिरता, यहाँ पे खौल कैसे गिरा, तो पिस्तौल भी बहरहाल आला कत्ल भी मिल गया। क्राइम सीन की टीम जब जाए वकुआ पर पहुंची तो छत पर मकतूल के खून के निशानात मौजूद थे। वहां मौजूद मकतूल के भाई का कहना है कि इतला मिलने पर भाई के घर पहुंचे थे। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मेरे भाई को कत्ल किया गया है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इत्तेहाद टाउन के इलाके कायम खानी कॉलोनी में, जहां 6 अप्रैल की रात तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान राशिद की जो अहलिया हैं नौरीन, उन्होंने अपने देवर को फ़ोन किया और बताया कि एक हादसा हुआ है कि और वो छत पे बैठे थे। ये वो जगह है जहां वो बैठे थे कि उनको एक एरियल फायर हुआ है और उनके सर में गोली आके लगी है जिससे उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ मौजूद हैं, राशिद के भाई भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे था, जब वो यहाँ आए तो यहाँ की क्या पोजीशन थी, किस तरह से उन्होंने देखा कि उनका भाई यहाँ खून में लथपथ पड़ा है, उसके बाद क्या हुआ है। जी भाई, आपका नाम? आसिफ नाम मेरा। आसिफ, आपको कॉल हुआ, फ़ोन आया आपकी भाभी का, तो फिर आपने क्या देखा जब यहाँ पहुँचे? जब इधर आए तो इनकी ये तो लेटे हुए थे गद्दे के साथ, तो पूछा मैंने इनसे क्या हुआ, कहती ये कोई चीज़ आके सामने से इनके सर पे आके लगी है। तो मैंने पूछा कहाँ से लगी है, कहती पीछे से आए तो लगी आगे। तो मैंने इधर पड़ा हुआ था जग पानी का, मैंने चेहरे में डाला तो मुझे इधर निशान नजर आया इनका। तो मैं भी यही समझा कि कोई हवाई फायर है, कुछ है इसके साथ। तो फटाफट भाई भी आ गए, आस पड़ोस में रहते हैं भाई, तकरीबन 2-4 गली ऊपर नीचे करके सभी को तकरीबन पहुंच गए थे हम। फिर उतारा उसको नीचे, फिर ले गए यहाँ से रक्शे में डाल के। मकतूल के ससुर का कहना है कि मेरी बेटी का फ़ोन आया था और जब मैं यहाँ पहुँचा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उन लोगों ने प्लानिंग करके राशिद को कत्ल किया है। इससे पहले ये ऊपर जो बाउंड्री बनी है ना, एक एक बात पूछता था, मगर उसने एक अल्फाज नहीं पूछा, जबकि मैं ये काम करता हूँ कि अब्बू चाचा ये ऊपर मैंने बाउंड्री कर रहा हूँ, इस पर कितना खर्चा आएगा, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। बस अल्लाह जन नसीब का परवरदिगार जाने वाला, चला गया उसके बारे में क्या ना, बस गलत बात हो जाएगी, बस बात ही। मुलजिम कोई पहली दफ़ा मकतूल के घर में नहीं आया था, बल्कि वो अक्सर वहाँ आता जाता रहता था। उसने इस बात के अलावा पुलिस को कुछ और बातें भी बताईं, जिससे उसका किरदार मज़ीद मशकूक हो गया। पुलिस हिरासत में मौजूद मकतूल राशिद की बीवी का कहना है कि काफी अरसे से मुकर्रम का घर में आना जाना था, जिस पर मैंने अपने शौहर से एतराज किया था। मुलजिमा ने बताया कि मुकर्रम इससे शादी करना चाहता था और इसने राशिद से तलाक लेने पर भी जोर दिया था। मुलजिमा का कहना है कि उसे इस बात का इल्म नहीं था कि मुकर्रम इसके शौहर को कत्ल कर देगा। मुलजिम ने नौरीन और इसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। उस टाइम इतना घबराए भी, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाई थी। मैंने कहा ऊपर हम लोग छत पे बैठे थे, हवाई फायर लगा। ये बोलने के लिए किसने कहा था? मुकर्रम, बच्चों की जान का खतरा है। अभी भी बच्चे सेफ नहीं, अभी नाना के घर है। क्या खतरा है, किससे खतरा है? अब सर हम लोगों को ससुरालियों से खतरा है, क्योंकि ससुरालियों ने बोला है, मेरी नंदों ने, अगर तू बाहर आ गई तो हम मार देंगे तुझे। अपने ही घर में अपने दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले शख्स के बारे में पुलिस को कई बातों का पता चला और इस कत्ल की तफ्तीश ने नया रुख इख्तियार कर लिया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको इस वारदात के बारे में मज़ीद बहुत कुछ बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि मुकर्रम नामी शख्स ने अपने दोस्त को उसके घर में कत्ल कर दिया था। मकतूल राशिद को कत्ल करने के बाद वो कहाँ चला गया था,
क्या उसने मकतूल के घर वालों से राब्ता किया या उन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं था? उसने जिस सिक्योरिटी गार्ड से असलहा हासिल किया था, उसका इस सिलसिले में क्या कहना है? शादी करने के लिए अपने दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम ने 5 अप्रैल को निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल ली थी और फिर मकतूल के घर आया था। उसने अपने दोस्त को पहले घर के बाहर कत्ल करने की कोशिश की थी। मैंने कत्ल करा। किसका कत्ल किया? अपने दोस्त राशिद का। कैसे? फायर कर एक गोली मारी सर में। अच्छा ये बताओ, जो राशिद है इसको कत्ल करने का मंसूबा कैसे और कहाँ बना और क्या वजूहात थी उसकी? हम बहुत दिन से बना रहा था मैं ये कि उनके घर में आना जाना हुआ मेरे, तो उनकी वाइफ से मेरी दुआ सलाम हो गई, दोस्ती यारी हो गई, तो फिर हम शादी भी करना चाहते थे। तो राशिद मुझे घर से निकालना चाहता था, बोलता है इसका आना जाना अब बंद कर दिया जाए। तो फिर मैंने ये दिमाग लड़ाया, मैंने बोला इसको मैं हटा दूँ, इसको मार कर फिर मैं शादी कर लूँ। मुलजिम ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ उसके घर की छत पर मौजूद था। मुलजिम ने मंसूबे के तहत मकतूल राशिद की आंखें बंद करवाईं और फिर इसे गोली मार दी। मुलजिम ने बताया कि वाक़े के बाद जब वो घर पहुंचा तो मकतूल राशिद की अहलिया ने फोन करके उसे घर बुलाया। मुलजिम अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद तदफीन में भी मौजूद था। हम तीनों बैठ के बातें कर रहे थे, फिर इतने में राशिद भाई ने पानी मांगा तो वो पानी लेने नीचे चली गई और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, मुझे भी घर जाना था। तो मैंने बोला अभी तो कोई भी नहीं, तो मैंने फायर मारा, फायर मार के फिर मैं भी निकल के घर चला गया सर पर। फिर मैं अपने घर चला गया था। फिर वहाँ जाके मैंने पिस्टल वगैरह जिससे ली थी वो छुपा दी थी, इनसे पिस्टल ली थी, फिर जाकर इनको रिटर्न कर दी थी। मैं दफनाने में भी शरीक ही था, हर चीज़ में शरीक था मैं। दफनाने में उनके घर भी बैठा हुआ था। फिर सर ने मालूमात की होगी, फिर सर को पता चला होगा कोई तो है, फिर सर ने मेरा मोबाइल वगैरह या उनका सबके ले लिए थे, तो सर को शक हुआ तो सर मेरे को लेकर आए। गिरफ्तार होने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 15 दिन से मुलजिम मुकर्रम उससे असला मांग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने असला और गोलियां मुकर्रम को ला कर दी थी। मैं 1 साल से वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, तकरीबन 2-2.5 महीने से जान पहचान है सर। 15 दिन से जी सर मेरे से मांग रहा था, मैंने बोला नहीं सर, पता नहीं फिर कौन सा बोलते तावीज़ वगैरह, इस वजह से ही मेरे से लेके गया, बोला शादी पे लेके जाना है। फिर भी मैंने इसको मना किया, फिर भी सर ये लेके गया, मुझे नहीं पता था कि ये इस काम के लिए लेके जा रहा है। पर सर इसको दे दी, फिर इसने ये काम किया, असला भी इसके पास से हासिल हुआ, मुझे वापसी नहीं किया। राशिद के कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे ये तो तफ्तीश के बाद सामने आ ही जाएगा, लेकिन बीवी की मौजूदगी में उसके शौहर के कत्ल से साबित होता है कि हमारी सोसाइटी में रिश्तों पर एतबार करने वाले अफराद भी अब महफूज नहीं। कैमरामैन नईम खान और मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आपने ऐसे बहुत सारे डकैत गिरोहों के बारे में सुना होगा जो लोगों के घरों में घुसकर उनका माल लूटते हैं और फिर वो पैसा अपनी अय्याशियों में उड़ा देते हैं। वो पैसा ना तो उनके काम आता है और ना ही उनके घर वालों के। लेकिन गुजरात पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो ख़ानदान की ख़वातीन के साथ मिलकर वारदातें करता था और लूटी हुई रकम से अपने लिए ज़मीन और जायदाद बना लेता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस गिरोह ने चोरी शुदा सोने के जेवर पिघलाने के लिए घर में भट्टी भी लगा रखी थी। मुख्तारा डकैत गिरोह दीगर गिरोहों की तरह रिवायती तौर पर जेल में ही बनाया गया था, लेकिन इस गिरोह में खवातीन भी शामिल हैं जो इस गिरोह के साथ मिलकर घरों में वारदातें करती थी। हमारे पास ये जो मुख्तारा गैंग है, ये लोग काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहे हैं, जेलों में भी रह चुके हैं। ये लोग रहने वाले ज़िला शेखुपुरा से हैं और जब ये गैंग बनता है तो इसमें मुख्तलिफ लोग शामिल होते जाते हैं। इसमें मुख्तार के अलावा जुल्फ़कार है, शाहजहान है जिसे हमने नारंग मंडी से जाके ट्रेस किया है, और इसके अलावा खानपुर से कुछ मुलजमान हैं इनके साथ शामिल हैं। वो मिल के ये सारा गैंग बना है और जेल में रहने के बाद इनमें आपस दोस्ती हुई, फिर जब बाहर आए तो फिर उसी दोस्ती की बुनियाद पर अपने गैंग बना लिए। ये गिरोह पहले शहर का इंतखाब करता और फिर खानदान के हमरा शहर से बाहर मकान किराए पे हासिल करता था और फिर वहाँ से अपने हदफ की रैकी करता और फिर वहाँ खवातीन की मदद से वारदात करता था। इनका तरीका वारदात ये है कि ये फैमिलीज़ के साथ जाके मुख्तलिफ शहरों में
किसी कच्ची बादी में या किसी शहर से बाहर सुनसान जगह पे कोई घर किराए पे ले लेते हैं ताकि इनकी नकलो हरकत गली मोहल्ले में नोट ना हो सके, और फिर वहाँ रह के ये फैमिली के तौर पर रह के अपनी प्लानिंग करते हैं। इन्होंने कल्टस गाड़ी रखी हुई थी, अपनी गाड़ी पे ये निकलते थे, दिन में ये रैकी करते थे घरों की, मुख्तलिफ गाँव में जाकर। तहसील खारियाँ एक ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क होते हैं, ये फिर ऐसे घर तलाश करते हैं जहाँ देखते हैं कि फैमिलीज मेम्बर कम हैं, और मौका जानकर फिर रात को ये आके वारदात करते हैं। तो ये इनका तरीक़ाकार जो था कि पहले रैकी करना, और रैकी के बाद फिर जाके ये उस तसल्ली के बाद घर के अफराद भी देख लेते थे और घर की लोकेशन भी देख लेते थे, फिर ये वारदात करते। ये गिरोह दीगर गिरोहों से इसलिए भी मुख्तलिफ था कि लूटी हुई दौलत से अय्याशी नहीं करता था, मगर हर जुर्म करने वाला कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करता है जिससे वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। ये गिरोह गुजरात, लाला मूसा, खारियां और दीगर कई अजला में डकैती की वारदातें कर चुका है। ये गिरोह डकैती की बड़ी वारदातों से हासिल होने वाली रकम से मुख्तलिफ शहरों में जायदादें भी खरीदता था, जिसकी तफसीलात जमा की जा रही हैं। कोई शाम के टाइम दिन को वारदात करनी है तो उसमें खवातीन को शामिल कर लेते थे, खवातीन को उस घर में भेजते थे, वो जाके देख लेती थी अंदर कितने लोग हैं, या बहाने से कि हमने दवाई लेनी है, या हमने जो है रिश्ता को देखने वाले हम लोग हैं, रिश्ता करवाने वाले हैं, आप हमें बताएं कोई रिश्ता करवाना हो, तो घर में दाखिल होकर फिर बाकी लोगों को पीछे बुला लेते थे और ये लूट लेते थे। इस तरह की वारदातें इन्होंने हमारे थाना गुलियाना के हदूद में, बेगा के अलावा सदर लाला मूसा के हदूद में, सिटी लाला मूसा शहर में इन्होंने की, इसके अलावा रमानिया के एरिया में की हैं, कुछ सराय आलमगीर की इनकी वारदातें हैं, जेलम की हैं, गुजरावाला की हैं, वज़ीराबाद की हैं। तो ये गैंग जो है काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा था, जो जेल से आने के बाद दोबारा एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर गया हुआ था और ये वारदातें कर रहे थे। अभी इनके कुछ गैंग में दौरान बकाया हैं, चूँकि अभी हमने इनको शनाख्त परेड पर जेल भेजा है, शनाख्त परेड के बाद वापस ला के इनकी निशानदेही पर मज़ीद बरामदियाँ होंगी, कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। सरेदस जो है अभी इनसे वो जो सोने को जो डालते थे वो हमने भटियाँ बरामद कर ली हैं, कुछ हमने इनसे कुछ जेवर बरामद कर लिया है, कुछ रकम भी बरामद हुई है, बाकी जो इन्होंने उससे जायदादें खरीदी हुई हैं और जो बैंक बैलेंस है उसके लिए हम उसका वो प्रोसेस कर रहे हैं। इस गिरोह ने सोने को पिघलाने के लिए अपनी भट्टी बना रखी थी, जितना भी जेवर लूटा जाता उसको भट्टी में डालकर छोटी छोटी ईंटें बना ली जाती और फिर या तो फरोख्त कर दी जाती या महफूज कर ली जाती। जी, एक तो ये जितना भी ये सोना छीन के लेके जाते थे उसको इन्होंने भट्टियाँ रखी हुई हैं अपने घरों में, उस सोने को ढालकर उसको उसकी शेप चेंज कर देते थे, फिर उसको जाके सेल करते थे, और बाकी जो पैसा वगैरह इकट्ठा करते थे इन्होंने कुछ अकाउंट्स बीवियों के नाम पे रखे हुए हैं और कुछ इन्होंने इन पैसों के साथ गुजरात में और मंडी बहाउद्दीन में बाकायदा जायदादें अपनी खरीदी हुई हैं और गाड़ियाँ वगैरह ली हुई हैं, उन पैसे को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे बरामदगी का सिलसिला जारी है, जिसके लिए इनकी जायदादों की तफसीलात भी जमा की जा रही हैं। ऐसे गिरोहों को अगर सख्त सजाएं दी जाएं तो फिर कोई भी ऐसा गिरोह ना बना सके जो दूसरों की मेहनत की कमाई पे अपने महल तामीर करे। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, खारियां। जराइम की दुनिया में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बज़ाहिर इंतहाई नेक दिल और शरीफ इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन जब हम पर उनकी असलियत ज़ाहिर होती है तो पता चलता है कि सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत से किसी शख्स के किरदार का अंदाज़ा लगाना दुरुस्त नहीं होता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।